गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल्स एजुकेशन की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 28 अक्टूबर 2020 और आज के सेशन में हम बात करेंगे उन इश्यूज़ की जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंस रखते हैं और इसके साथ साथ ही यूपीएससी में उनके आने की चांसेस हैं या यूपीएससी में उनसे संबंधित चीज़ों की पूछे जाने की चांसेस है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे सर्कुलर इकॉनमी की, है ना। देखिए, बहुत तरीके की इकॉनमी होती हैं। जैसे अभी यूपीएससी में हाल ही के वर्षों में गिग इकॉनमी के बारे में पूछा गया था, तो उसी तरह एक टर्म है सर्कुलर इकॉनमी। क्या होता है सर्कुलर इकॉनमी, जानते हैं इसके बारे में। देखिए, सर्कुलर इकॉनमी एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसका मकसद ये है कि वेस्ट जो होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, जो वेस्ट निकलते हैं उसे कम से कम रखा जाए। ठीक है। सर्कुलर इकॉनमी में किन प्रिंसिपल्स का काम होता है? रीयूज़, शेयरिंग, रिपेयर, रिफर्बिशमेंट, रीमैन्युफैक्चरिंग एंड रीसाइक्लिंग। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को करके एक क्लोज्ड लूप सिस्टम बनाया जाता है जिससे क्या होता है कि रिसोर्सेज कम से कम लगते हैं एंड वेस्ट कम से कम क्रिएट होता है, पॉल्यूशन कम से कम होता है, कार्बन इमिशन, कार्बन उत्सर्जन ये भी कम से कम होता है। ठीक है। आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, डिज़ाइन या मैन्युफैक्चर है, उसके बाद रिटेलर के पास गई चीज़ें, रिटेलर के पास कंज्यूमर के पास गई। अब कंज्यूमर ने जब उसे यूज़ कर लिया तो उसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है। सर्कुलर इकॉनमी के हिसाब से, सर्कुलर इकॉनमी के हिसाब से उसे रीयूज़ करना चाहिए या रिपेयर करना चाहिए या रिसाइकिल करना चाहिए और फिर उसे डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करके हम उसे रिटेलर को पहुंचा सकते हैं। रिटेलर से फिर वो कस्टमर तक पहुंच सकता है। ठीक है। सर्कुलर इकॉनमी का बेसिक मकसद ये है कि जो प्रोडक्ट हैं, जो इक्विपमेंट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी ये सारी चीज़ें हैं, ये लॉन्ग टर्म तक यूज़ किए जाएं, जल्दी ये ख़राब ना हो। और आप इसे ऐसे कह सकते हो कि ऑल वेस्ट शुड बिकम फूड फॉर अनदर प्रोसेस। यानी मान लीजिए एक प्रोसेस में कोई वेस्ट निकला तो वो किसी दूसरे प्रोसेस का रॉ मटेरियल जैसा ट्रीट होना चाहिए, दूसरे प्रोसेस में वो यूज़ हो जाना चाहिए, है ना। मतलब कहने का मतलब वेस्ट कम से कम होना चाहिए। ये टोटल अप्रोच है सर्कुलर इकॉनमी का। ठीक है। ये एक रीजेनरेटिव अप्रोच है। ठीक है। अभी जो नॉर्मल जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज़ में देखा जाता है लीनियर इकॉनमी चलती है, हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, फेंक देते हैं, वेस्ट हो जाती है। तो लीनियर इकॉनमी की ये ठीक अपोजिट है सर्कुलर इकॉनमी। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में सर्कुलर इकॉनमी का बहुत बड़ा देखिए, भारत में बहुत ज़्यादा इसका फ्यूचर है। फ्यूचर इसलिए है इसका क्योंकि भारत में जो टोटल वेस्ट होता है उसका मात्र 20% ही रिसाइकलिंग में जाता है। इसका मतलब हम 80% वेस्ट को रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। कितना अच्छा होगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारी चीज़ें बढ़ेंगी और सबसे बड़ी चीज़ कि वेस्ट कम होगा। ठीक है। अब हमने ये सर्कुलर इकॉनमी की चर्चा क्यों की, ये बात में भी हम जान लेते हैं। देखिए, हुआ क्या कि अटल इनोवेशन मिशन जो है, ठीक है, उसने 2 दिन का हैकाथॉन ऑर्गेनाइज़ किया है, 2 डे हैकाथॉन। ठीक है। सर्कुलर इकॉनमी पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकॉनमी हैकाथॉन, ये उसका नाम है। ये हैकाथॉन ऑर्गेनाइज हुआ है। हैकाथॉन क्या होता है? हैकाथॉन कहने का मतलब जो बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स या रिसर्चर्स एक जगह पे आके डिस्कस करते हैं, किसी मुद्दे को रिसर्च करते हैं, अपने अपने व्यूज़ रखते हैं, तो उसे बोलते हैं हैकाथॉन। ठीक है। जैसे मैराथन वैसे हैकाथॉन। तो इस वजह से हमने आज सर्कुलर इकॉनमी की चर्चा की। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे एलिगेशन अगेंस्ट जजेस बाय आंध्र प्रदेश सीएम। आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं उन्होंने कुछ हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ एलिगेशन लगाया। कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इसमें क्या सही है क्या नहीं, ये पॉलिटी का एक अच्छा सा टॉपिक बन जाता है, इसको हम अच्छे से कवर भी कर लेते हैं। हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्हें एक लेटर में आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जस्टिस एन.वी. रमन जो कि सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज हैं और इसके साथ साथ कुछ जज हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के, वो मिसकंडक्ट कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं या पॉलिटिकल बायस कर रहे हैं, ऐसा शिकायत की आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर ने। ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या सही किया उन्होंने या क्या नहीं किया, इस बात पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमारे देश में जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं या जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, उन्हें इस मामले में बहुत ही इंडिपेंडेंस प्राप्त है कि उनके बारे में कुछ भी बोला नहीं जा सकता, ना ही विधानसभा में, ना ही लोकसभा में, ना ही राज्यसभा में, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर कहीं भी कुछ भी उनके बारे में नहीं बोला जा सकता। उनके बारे में सिर्फ तभी बोला जा सकता है या वोट किया जा सकता है जब उनके बारे में केस ऑफ कंटेम्प्ट चल रहा हो, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब उन्हें हटाने की कार्यवाही चल रही हो। ठीक है।
तो तभी उनके बारे में, और तब भी उनके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, आप वोट दे सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि लोगों का न्याय व्यवस्था पे विश्वास बना रहे। अब यहाँ पे गलती क्या हुई है कि आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर ने हालांकि पार्लियामेंट में खुले तौर पे तो चर्चा नहीं की कि ये जजेस ऐसे हैं, ये जजेस वैसे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ा सा पब्लिकली होकर के क्रिटिसाइज़ कर दिया है और अपने क्लेम्स कर दिए हैं। ये बात अब पब्लिक तक पहुँच चुकी है, तो ये गलत बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इट इज़ रॉन्ग। क्योंकि यहाँ पे उन्हें ऐसा पब्लिकली नहीं करना चाहिए था, ये प्राइवेट तरीके से भी हो सकता था। ठीक है, अब इस केस में आगे होगा क्या? देखिए, जब ऐसा केस होता है, जब किसी जज के खिलाफ ऐसी चीज़ें होती हैं तो वेरियस प्रोसेस होती हैं। चीफ जस्टिस उन्हें देखते हैं कि सीरियस हैं या नॉन सीरियस हैं, मतलब नॉन सीरियस तो नहीं कह सकता मैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस मिसकंडक्ट हुआ है जजेस की तरफ से, या उतना ज़्यादा नहीं, तो उस हिसाब से फिर इंक्वायरीज़ होती हैं। और अगर लास्ट में जज ने गलत कार्य किया है और वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें उनके पद से हटाया भी जा सकता है। नेक्स्ट आज हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा थेरेपी की। बहुत इसकी बात होती है, कोविड-19 में काफ़ी असरकारक रही है, लेकिन हाल ही में एक रिसर्च आया है जिसमें ये बताया गया कि प्लाज्मा थेरेपी उतनी कारगर नहीं साबित हो रही है कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो ऐसा क्यों है, थोड़ा सा प्लाज्मा थ्योरी के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, इसका पूरा जो नाम है वो है कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, तो कन्वालेसेंट प्लाज्मा जो होता है वो एक कोविड-19 के पेशेंट से ब्लड निकाला जाता है। ठीक है, उसके ब्लड से फिर कन्वालेसेंट प्लाज्मा निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि मान लीजिए किसी को कोविड-19 हुआ और अब वो रिकवर हो रहा है, ठीक हो गया है ना, और उसकी बॉडीज़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं। तो होता क्या है कि उसके ब्लड से प्लाज्मा निकाल के इंजेक्ट कर दिया जाता है एक ऐसे इंसान में जिसका हमें कोविड-19 के लिए इलाज करना है। तो ऐसा करने पे जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो नए जो आपका पेशेंट है उसकी भी बॉडी में डेवलप होने लगती है। ठीक है, ब्लड जो कि डोनेट होता है पीपल के द्वारा, जो जिनसे प्लाज्मा लिया जाता है उनमें एंटीबॉडीज़ होते हैं। ठीक है, और एंटीबॉडीज़ जब ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी एंटीबॉडीज़ डेवलप करने लगता है। हालांकि इसके कुछ नियम भी होते हैं कि जो प्लाज्मा डोनर होना चाहिए, जिससे आप प्लाज्मा निकाल रहे हो, ठीक है, उसे कोविड-19 होगा तभी उसका प्लाज्मा कोविड-19 के ख़िलाफ़ किसी को ठीक करने में सही रहेगा, और वो पिछले 28 डेज़ से हेल्दी होना चाहिए, है ना, मतलब उसे और कोई सिम्टम्स ना हो या कोविड-19 का ही उसे दोबारा केस ना हुआ हो, ये सारी चीज़ें। तो ये है प्लाज्मा थेरेपी। इसके बारे में भी पूछा जा सकता है क्योंकि कोरोना इतना हाईलाइट में है, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है या कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या है, ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच आज के सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये दिया गया मेरा मेल एड्रेस है aditya900@gmail.com। आप इस पर मुझे अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। मिलते हैं कल।